हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने ग्रेविटेशन जो चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने वेट और मास क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, तो हमने वो क्लियर कर लिया था। वेट जो होता है वो एंटिटी होती है, अमाउंट ऑफ एंटिटी दैट प्रेजेंट इन अ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर कितना उसका जो भी उससे वो जिस एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ वो कितना है उसको अपन मास बोलेंगे एक प्रकार से, उसका टोटल जो वो होगा। ठीक है। और वेट जो होता है वो अपना अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी वजह से जो उस मास में जो इंक्रीमेंट आएगा वो पूरा कहलाता है वेट, जिसको हम W इक्वल टू mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ये हमने कल क्लियर कर लिया था। और अर्थ पर जो मास, अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, अगर उसको मून पर जाकर मेजर करते हैं उस वेट को, तो वो 1/6 हो जाता है। इट मीन अगर अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का मास 600 kg है, 600 kg अगर उसका वेट आता है तो वहां पे आके 100 kg हो जाता है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड फोर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि थ्रस्ट क्या होता है और फोर्स क्या होता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वो हमें आज पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये दो चीज अपन पढ़ना, थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो हम थ्रस्ट की जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसके आप डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ये जो भी ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स लगाएंगे वो क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस एंगल जो 90 डिग्री बनना चाहिए। कितना एंगल बनना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे उसके सरफेस से जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। सपोज ये आपका एक सरफेस है, ये जो आपका ये दिख रहा है, ये आपका जो कागज लिखा हुआ है रखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, सरफेस है। इस सरफेस है परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है, तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन लगेगा, ये इस डायरेक्शन। सपोज ये फोर्स है, इसके थ्रू हम फोर्स लगाना है, तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे 90 डिग्री। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये इसके बीच में एंगल देखो, ये और फिर ये, तो ये एक प्रकार से इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लो सपोज इसको हम ऊपर, तो हम प्लेन बना नहीं सकते, प्लेन डायग्राम ऊपर बनाने से, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे कि इस टाइप से लग रहा है। तो आप देखो इस टाइप से ये एंगल के बीच में क्या जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप का जो फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लग रहा है, बट वो ये सरफेस, ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये कैप जो है, पेन का कैप, ये फोर्स बता रहा है कि फोर्स हमने, जस्ट सपोज आप एग्जांपल ले लेते हैं वॉल। सपोज एक वॉल है, दीवार है, उस पर आप फोर्स लगाओगे, तो आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, है ना। तो उसे बोलते हैं हम थ्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ओके, सिंपल सा यही कंसेप्ट है इसका, थ्रस्ट का। ठीक है, अब थ्रस्ट पढ़ लिया अपन है। अब थ्रस्ट के बाद होता है प्रेशर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं थ्रस्ट का, जैसे अपन कील ठोकते हैं, नेल्स जो होते हैं ना, अपन देखा होगा उसमें नील को ठोकते हैं वॉल के अंदर, तो उसमें क्या करते हैं अपन, हथौड़े से उसको हिट करते हैं ना, हैमर से क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अंदर चले जाता है वॉल के अंदर। तो वो जो फोर्स लगाते हैं ना, वो फोर्स भी क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। परपेंडिकुलर जो होगा, 90 डिग्री जो एंगल बना रहा होगा, उसको हम फोर्स कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। अब आता है प्रेशर। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका प्रेशर, PRESSURE। व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर क्या है, तो प्रेशर सिंपल सा ये कि हम देखो, सपोज वो कील जो हमको दीवार में ठोक रहे थे, कील को उस हैमर से, हथौड़े से, तो उसको हमने ठोकेंगे तो उससे क्या होगा, कील अंदर चले जाएगा, जो नेल होगा वो क्या जाएगा, अंदर चला जाएगा, है ना, वॉल के अंदर चला जाएगा। तो इससे हमने जो भी थ्रस्ट, जो फोर्स लगाया, उससे इफेक्ट क्या हुआ, और ये देखा होगा आपने, जब भी हम हैमर यूज करते हैं तो हैमर का जो पार्ट होता है, हैमर का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। सपोज मान लो ये नेल है आपकी, ये मैं एक प्रकार से कील बना देता हूँ यहाँ पे आपकी, इस टाइप की एक प्रकार से आपकी कील होगी ऐसी, ऐसे पास में यूं रहती है ना, वो साइड से शार्प इस टाइप की रहती है, इस टाइप की कील है आपके पास। सपोज इसको अपन को अंदर, ये वॉल है, वॉल के अंदर पास घुसेड़ना है, और जो हैमर होता है उसका आपने देखा होगा, हैमर क्या होता है, हैमर का जो एरिया होता है
वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, इस टाइप का एक हैमर है। तो आप हैमर से इसको ठोक रहे हैं पर, तो हैमर से क्या होगा, सब पार्ट जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। हैमर का जो एरिया होगा, एरिया नेल के जो कील है उसके एरिया से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों होता ज्यादा? क्योंकि हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं हथौड़े, ये जो हैमर है हम फोर्स लगा रहे हैं हैमर पर। ठीक है, तो हैमर से क्या होता है, एरिया ज्यादा होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा, किस पर, कील पर। कील मतलब नील पे जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन आप लिखेंगे, द इफेक्ट, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से लगा रहा हूं, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन के एनसीईआरटी बुक्स का से लिया है डेफिनेशन, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट is large while standing, just a second, okay, आप सीधे लिखो, the effect of thrust per unit area, the effect of thrust on unit area, on वाला on, on unit area, unit area is called pressure, is called pressure, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स, जो थ्रस्ट है वो फोर्स, और अपॉन जो एरिया है वो, ठीक है ना। तो प्रेशर इक्वल टू जाएगा फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो वी कैन राइट हियर प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन, अपॉन जो हमने बोला ना पर यूनिट एरिया चाहिए तो हमें एरिया भी चाहिए, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, होपफुली आज की वीडियो में हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये फोर्स हो गया, इसकी ऐसा यूनिट होती है, इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, और थ्रस्ट की भी होती है। तो मैं दोनों ऐसा यूनिट लिखता हूँ, थ्रस्ट की क्या होती है और प्रेशर की क्या होती है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट देखो बेसिकली थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। देखो आपको याद रखा तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली थ्रस्ट क्या है, फोर्स है ना। तो यूनिट क्या होगी थ्रस्ट की, जो फोर्स की होती है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये मैंने लिख दिया न्यूटन, न्यूटन उसको बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, एंड दैट इज न्यूटन। ओके, सो प्रेशर का निकालेंगे हम। प्रेशर का क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाएगा, थ्रस्ट मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और यू कैन से राइट हियर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और चाहो आप इसको तो एन, जब पावर को हम ऊपर लेके आए तो माइनस हो जाता है, एम की पावर -2। ये एम स्क्वायर था नीचे, जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर कितनी रहती है, -2 आती है। तो न्यूटन मीटर की पावर -2, इसको भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, और एक याद रखना, एक और इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ही होती है प्रेशर की, जिसको हम पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो एक तो ये प्रेशर यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको पास्कल बोलते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम, यूनिट का नाम रखा गया है। साइंटिस्ट का जो नाम है वो है बेल्जे पास्कल, तो उसके नाम पे इनका नाम रखा गया पास्कल, PASCAL। ये तो पास्कल आप प्रोनाउंस कैसे करोगे वो लिखा है मैंने, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो P कैपिटल A स्मॉल। जब भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखा जाता है, व्हेनेवर ना, जब भी साइंटिस्ट के नाम पर, साइंटिस्ट ने पास्कल, उनके नाम पर यूनिट रखा गया ना, इसलिए उसको हम कैपिटल P से मतलब कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक न्यूटन, न्यूटन भी साइंटिस्ट थे, इसलिए उनका नाम N से स्टार्ट हुआ, इसलिए उनका N रखा गया, कैपिटल N। ओके, तो ये आप को ध्यान रखना है, अगर साइंटिस्ट के नाम पर कोई भी यूनिट रखी गई है तो उसको आपको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये हो गया इसका प्रेशर। अब प्रेशर एंड फ्लूइड्स, अब पढ़ेंगे अपन प्रेशर इन फ्लूइड की, फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, और फिर पढ़ेंगे अपन बुयांसी। ओके, तो अपन पढ़ते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो कुछ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स फ्लूइड से रिलेटेड, वो सोचते हैं लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड्स होता है। तो लिक्विड तो फ्लूइड होता है, साथ साथ जो गैस होती है वो भी फ्लूइड्स कहलाते हैं, है ना। तो मैं पहले पढ़ते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं, FLUIDS, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर दोनों आते हैं, गैसेस भी आती हैं एंड लिक्विड्स। तो अगर ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में अगर आए
कि ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, तो आप बोलोगे नो, ये रॉन्ग है। अगर आप इसमें लिखा हो ओनली गैसेज आर फ्लूइड्स, तब भी रॉन्ग है। बोथ गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, ये सही है अपना। तो ध्यान रखना, फ्लूइड्स के अंदर गैस भी होती है और लिक्विड्स भी आते हैं, दोनों होंगे तब वो हमारा, इनको कंबाइंड जो नाम है गैसेज और लिक्विड्स का कंबाइंड जो नेम है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्यूएंसी, ब्यूएंसी बोलते हैं, BOU ऐसा करके होगा कुछ, ठीक है, पढ़ते हैं क्या होता है। ब्यूएंसी ये एक फोर्स होता है, इट्स जस्ट लाइक अ फोर्स, ये क्या है, एक फोर्स है, ठीक है, ये मैंने लिखा है ब्यूएंसी, ये क्या होता है, एक फोर्स होता है ना। तो फोर्स क्या होता है, देखो सपोज ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, सपोज एक मैं डायग्राम से आपको तरीका कोशिश करूंगा समझाने की। सपोज मान लो एक कोई भी वाटर, पानी भरा हुआ है, एक वेसल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, यह समझ लो आप बकेट है आपकी, सपोज ये बकेट है जिसके अंदर आपने बहुत सारा पानी भर दिया, ये आपका डॉट डॉट क्या है, वो पानी है, ठीक है, ये बकेट है इस टाइप के, ऐसे निकाल दो इसको, ऐसे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बकेट है, स्टार्टिंग में नहीं बना पाए तो ये लगेगा बकेट है, सपोज बकेट है, ओके, ये बकेट है, उसके अंदर ये वाटर है। सपोज मान लो यहाँ पे कोई प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के अंदर सबमर्ज तो होगा नहीं, डूबेगा तो है नहीं वो पानी के अंदर, है ना, तो क्या करेगा, तैरेगा ऊपर, स्विम करेगा, है ना। तो सपोज हमने यहाँ पे पानी की बोतल टाइप बना देते हैं, चलो यहाँ पे पानी का ये कैप हो गई इसकी बोतल की, है ना, ये ऐसे बोतल टाइप बनाते अपन ने, ये मैंने बोतल बना दी, सपोज ये बोतल है जो पानी वाटर के जो वाटर लेवल है उसके ऊपर क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तैर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सबमर्ज कराना है, हमें इसको डुबोना है पानी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक फोर्स लगाएंगे, है ना। जब ये आपने देखा हो खेलते खेलते हुए, थोड़े से बच्चे अपन है ही, खेलते अपन पानी के साथ खेलने लगते हैं, क्या है, तो अपन क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती अंदर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, इस पर अपन एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाते हैं इसके नीचे की तरफ, है ना, इसकी एक नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और एक फोर्स इसके खुद का वेट का लगता है जिसको हम बोलते हैं mg, एक इसका वेट का फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं mg, ठीक है। तो अब ये ऊपर तैर रहा है ना, ये अंदर नहीं घुस रहा ना, तो क्यों नहीं घुस रहा, उसका रीजन है ये ब्यूएंसी। क्या होता है, ब्यूएंसी एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है जो क्या करता है, वाटर उसके ऊपर डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा इस डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ फेंकेगा उसको क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ करेगा, वो उसको अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो मैं इसको लैंग्वेज में लिखवाता हूँ कि लैंग्वेज में क्या है, फिर अपन और अच्छे समझते, इसको समझ में तो आया नहीं होगा, और अच्छे समझ लेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, तो लिखो द अपवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड बोला है यूपी, ये अपवर्ड ना, लिखो द अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड मतलब क्या, ऊपर की तरफ, ये है देखो डाउनवर्ड, ये क्या है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, और ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं अपवर्ड फोर्स। क्या हो जाता है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, आप ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, देखो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा बोतल खुद अपना नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, तो ऊपर ऑब्वियसली वाला जो नीचे क्या है, वाटर है, तो वाटर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर उसके ऊपर एक एक्सर्ट कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स लग रहा है ना, बोतल हो ऑब्जेक्ट हो जो भी हो, उस पर एक फोर्स लग रहा है, इज नोन एज, उस फोर्स को जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ये वाला फोर्स, इसको हम बोलते हैं ब्यूएंसी फोर्स, या इज नोन एज, देखो हमने पढ़ा थ्रस्ट क्या होता है, जो नीचे फोर्स लगता है, थ्रस्ट मतलब मींस फोर्स होता है, अब ये ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट, क्या बोलते हैं, इज नोन एज अप थ्रस्ट, इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट और ब्यूएंसी, BOUYANCY, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर हमें सबमर्ज करना है तो क्या होता है, वो अपने आप एक ऊपर ही फोर्स लगाता है, जब ये mg, ये जो वेट है mg वो इससे ज्यादा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब पानी में डूब जाता है, वाटर के अंदर सिंक कर जाता है। जब ये mg कम रहता है, ये वाला फोर्स ज्यादा होता है, तो वो इस टाइप से बोतल फ्लोट करती है, ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी, स्विम करेगी एक प्रकार से, है ना, तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी वो, ठीक है। और अगर मान लो ये दोनों बैलेंस है तो वो कहीं जाके रुक जाएगी, अगर वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के आगे रुक जाएंगे, वो अंदर मतलब बीच में रहेंगे, वो वाटर के तीन कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। चलो सबसे पहले कंडीशन ये, जिसमें क्या हुआ, एक कंडीशन तो ये हो गई जिसमें ये जो ब्यूएंसी फोर्स था F अपवर्ड थ्रस्ट है, T से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या है, बड़ा है mg से, वो mg से बड़ा है इसलिए तैर रहा है। मान लो एक है जिसमें वो मान लो डूब गया, इस मान लो सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, बोतल है, ये डूब गई, तो ये क्या mg से लगा रहा है, और एक उसके ऊपर फोर्स लग रहा है जो FT,
है ना Ft। तो यहाँ पे क्या हुआ, mg जो है वो बड़ा हो गया है, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट है, इसलिए वो क्या हो गया, डूब गई। mg वजन ज्यादा हो गया उसका, इसलिए वो पानी के अंदर डूब गया। आपने देखा होगा वजन वाले जो पत्थर मत्थर होते हैं वो क्या जल्दी डूब जाते हैं पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर डूब जाते हैं ना पत्थर वगैरह। क्यों? क्योंकि इनका जो mg होता है, वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है ना। और थर्ड जो है, मान लो सपोज ऐसे वाटर रखा है यहाँ पे, अब वो बीचों बीच है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, बीच में तैर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो mg फोर्स होता है, नीचे mg लग रहा है, जो यहाँ पे mg लगेगा, वो इक्वल हो जाता है F थ्रस्ट फोर्स के। ठीक है ना। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है ये सब कुछ, ये दोनों बस आपके में ये था तो मैंने आपको बता दिया है ना, वो उससे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दिया, और कुछ उसका यूज नहीं है। आपकी बोर्ड की क्लासेस या जो आपके एग्जाम होंगे उसमें आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ पूछा जाएगा वीएनसी क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना। अब इसी को समझाने के लिए देखो, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, आप देखना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक्टिविटी 10.5, ये आपके पास एक्टिविटी 10.5 है, इसमें लिखा हुआ है टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक एन आयरन नेल। आपको क्या करना है, आयरन की एक लोहे की क्या लेना है, कील लेना है। तो टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, सर्फेस जो भी वाटर का जो सर्फेस है, ये सर्फेस है वाटर का, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे रखना है इसमें। ठीक है। तो आप यहाँ पे रखोगे तो आप देखोगे कि आयरन नेल जो है वो यहाँ पे देखो, आयरन नेल को मैंने जैसे यहाँ पे रखा तो वो नीचे आ गई, वो डूब गया, वो सिंक कर गया। और ये जो एक आपका लकड़ी का कॉर्क है, वो रबड़ का है लकड़ी का, तो वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो पानी के अंदर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो सिंपल सी बात है कि जो आयरन नेल है, ये जो आयरन नेल है, इसका जो वेट है, वेट मीन्स mg, इसका जो वेट है वो ज्यादा है, इस वजह से वो डूब गया, इसलिए वजह से वो क्या हो गया, डूब गया। और ये जो अपना कॉर्क है उसका वेट कम है, उसका वेट कम है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो ऊपर अपना क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना, वो सिंक नहीं करा गया। तो आप ये देखना है, इसमें लिखा हुआ है द नेल सिंक्स द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो mg कहलाता है, अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल इट्स डाउनवर्ड्स। मैंने बोला mg जो है मैग्नेट अर्थ का जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो डूब गया। सिंपल सा है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इसके आगे आगे, आगे, आगे अपन देखते हैं अब क्या है और अपन को क्या पढ़ना है। ओके। सो अब हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, और उन्होंने आर्किमिडीज ने क्या बोला था। ये लास्ट टॉपिक है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। ओके। जल्दी से हम इसको क्लियर कर लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, है ना। मैं तो पहले नाम लिख देता हूँ, आर्किमिडीज क्या है। ठीक है। आर्किमिडीज कौन थे, क्या उन्होंने करा, क्या नहीं करा, है ना, वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन अपने सिलेबस में है ना। ऐसा मत बोलना कि यार सर साइंटिस्ट ने क्या करा, हमें क्या करना, उससे क्या नहीं करना, बट आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि आपकी सिलेबस में है और आप 9th क्लास में हो, है ना। अगर आप 9th क्लास में नहीं होते तो नहीं पढ़ना पड़ता, है ना। अगर आप 7th 8th में होते तो नहीं पढ़ना पड़ता, बड़ा होगा पढ़ना पड़ेगा। PAL और PLE भैया इसमें बहुत अच्छे से याद रखना। PAL जो अलग होता है और PLE अलग होता है। PAL आपके स्कूल कॉलेज में होते हैं, PAL प्रिंसिपल वो आपके स्कूल वाले, और ये प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट देते हैं। ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ बोला था। उन्होंने क्या बोला था, तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट उनका लिखते हैं, ये नोट्स है ना, आपको फोटो सेंड कर दूंगा इसकी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लिखा था व्हेन अ बॉडी, जब भी एक बॉडी इज इमर्स्ड। ये देखो इन्होंने साइंटिस्ट जो थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अभी अपन ने पढ़ा ना कि बॉडी फ्लोट होती है, बॉडी सिंक होती है, बॉडी इमर्ज हो जाती है, तो वो सी को बताता व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड। इमर्स्ड मतलब डूबना। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली मतलब पूरी वो डूब गई, मतलब एकदम नीचे पहुंच गई, है ना। व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, या वो पूरी तरह से डूब जाए या फिर वो बीच में लटक रही हो, है ना। या तो फुल्ली इमर्स्ड है या फिर पार्शियली इमर्स्ड है। इमर्स्ड है किसके अंदर? इन अ फ्लूइड, नॉट ओनली लिक्विड। फ्लूइड हमने बताया था आपको, फ्लूइड मतलब गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है। फ्लूइड के अंदर जब वो इमर्स है, पार्शियली हो या फुल्ली हो, कंप्लीटली हो, देन इट एक्सपीरियंसेस, इट मीन्स बॉडी, जो बॉडी अपनी वाटर के अंदर इमर्स है, इट एक्सपीरियंसेस, ये क्या एक कुछ एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? इट एक्सपीरियंसेस, नहीं दिख रहा क्या? चलो इस एक्सपीरियंस से लिखा हो, मैं नहीं लिखूंगा उस साइड। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, एन अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो मैं आपको बताता अपथ्रस्ट बोला था। एन अपवर्ड
force that is equal to तो दिख रहा होगा, that is equal to the weight of the fluid, to the weight of the fluid, to the weight of the fluid, fluid के ऊपर इक्वल में एक वेट उस पर लगता है, weight to the fluid displaced by it, displaced by it, displaced by it। क्या मतलब है इसका, ये देखो अभी हमने बोला था वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हमने सिर्फ पहले बोला था वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, अगर वेट ऑफ द ज्यादा है तो वो नीचे गिर जाएगा, मतलब जब उसमें घुस जाएगा वाटर के अंदर, है ना, इमर्ज हो जाएगा। बट इन्होंने थोड़ा सा अलग बोला, इन्होंने क्या बोला कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा है, जिसको हमने थ्रस्ट फोर्स बोला था, वो इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो भी हम ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालते हैं, उसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, वाटर हटाया, उसके वेट के इक्वल होता है एक फोर्स लगता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। जैसे सपोज करो हमने सेम मास का सेम ऑब्जेक्ट लिया, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक हमने बनाया पत्थर का, एक सपोज कर लो कोई मेटल का, है ना, लोहे का सपोज कर लो, एक आयरन का, एक हमने बनाया, एक हमने बनाया मेटल उसका अपने पत्थर का, ठीक है। उन्होंने शेप अलग कर दिया, उसको क्या कर दिया, शेप अलग कर दिया, ठीक है। कैसे शेप अलग कर दिया, तो देखो यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल, ये आपका हो गया जो आपको लिखना है ना, डेफिनेशन हो गई आपकी, यहाँ से बढ़िया इसको अपोस्ट्रोफी कॉमा के अंदर लिख लो, यहाँ इसको अपोस्ट्रोफी कॉमा बंद कर दो, इसको आप है ना बड़ी अच्छी राइटिंग में लिखना, इतना आपका आंसर हो गया। अब एग्जांपल बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए। सपोज मान लो एक ये आयरन बार है, ये लोहे की बना हुआ एक टुकड़ा है, क्या है, आयरन बार, ये आयरन का लोहे का एक टुकड़ा है इस टाइप का, ठीक है। और एक मान लो ये बॉल है, ये क्या है, मेटल की बॉल है, ये क्या है, मेटल बॉल है। इन दोनों को हम डालना है पानी के अंदर, इन दोनों को हम वाटर के अंदर डुबोएंगे। अब हमें ये देखना है कौन सा पहले डूबता है और कौन सा बाद में डूबता है, कौन सा पहले डूबेगा, डूबेंगे तो दोनों ऑब्वियसली है, इमर्ज तो दोनों होंगे, है ना, सबमर्ज भी हो जाएंगे कंप्लीटली, ये भी हो जाएगा आयरन का, ये भी हो जाएगा। लेकिन पहले कौन सा आता है, वेट दोनों का सेम है, वेट जो इसका है वही इसका है, बट इसका शेप जो है एक बार सिलेंडर के शेप में ले सकते हो आप, और इसका जो शेप है वो आपका स्फीयर के फॉर्म में ले सकते हो, ये स्फीयर टाइप का, ये आपका सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है। तो कौन सा पहले डूबेगा कौन सा बाद में डूबेगा, तो ये साइंटिस्ट जो आर्किमिडीज थे उन्होंने बताया था कि जो भी बॉडी इमर्ज होती है फुल्ली और पार्शियली, फ्लूइड के अंदर फुल्ली डिवाइड हो जाएगी या पार्शियली होगी, तो वो जितना फ्लूइड हटाता है, जितना पानी वो हटाएगा, जितना भी वाटर हो गैस हो जो भी हो, उसको वो हटाता है, उसके वेट के इक्वल होता है, उसके वेट की क्या होता है, इक्वल होता है। ये आर्किमिडीज हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। अगर मैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो प्रिंसिपल हम पढ़ लिया, एप्लीकेशंस तो एप्लीकेशन लिख लेते हैं कि उनकी क्या एप्लीकेशंस है ना। आर्किमिडीज के जो प्रिंसिपल था उसके एप्लीकेशंस क्या था, अपन एप्लीकेशन लिख लेते हैं एक दो। पहला, इसका यूज किया जाता है शिप और जो सबमरीन्स होते हैं ना उनको डिजाइन करने में। आपने देखा होगा शिप्स और सबमरीन का क्या होता है, इतना हैवी होता है, इतनी बड़े बड़े शिप होते हो, बताओ एक छोटा सा पत्थर डालते हैं पर उसी समुद्र के अंदर, वो रिवर है, मतलब एक समुद्र सी है, ये सी वाटर है, सपोज ये सी वाटर है, ठीक है। एक पत्थर डाला, आपने पत्थर डाला, वो डुब हो गया, नीचे चला गया। और इतना बड़ा जहाज जो होता है आपका, इस टाइप के शिप में जहाज होता है, ये यहाँ से ऐसा मतलब जहाज है, ये तैर रहा है, ये तो बड़े मस्त आराम से चला जा रहा है ना, आगे चला जा रहा है, ये तो डूब नहीं रहा। और मैं छोटा सा पत्थर लिया, उसको उसी पानी में, सेम वाटर है, वाटर भी चेंज नहीं किया कि भैया वाटर चेंज कर दिया, नहीं, वही सेम वाटर है, उसमें डाला और पत्थर नीचे चला गया, वो डूब गया, हमारा जो पता पत्थर डूब गया और उनका जहाज तैर रहा है, जो शिप है वो तैर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है बड़ी आराम से। तो वो क्यों कर रहा है, उसमें क्या रीजन है, तो वो आर्किमिडीज ने बताया ना, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, है ना, वो उसके वेट की इक्वल करे तो उसमें क्या होगा, ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ना, अपथ्रस्ट फोर्स वो ज्यादा है, और जो उसका वेट है वो कम है, वेट क्या है, कम है, और जो थ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा है। तो इसको, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम ये शिप वगैरह डिजाइन करते हैं। आपने देखा शिप्स का जो डिजाइन होता है वो नीचे से इस टाइप का होता है, यहाँ से ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा होगा, और नीचे इस टाइप का होगा, इसमें ऐसा डायग्राम भी इसको ऐसा बनाया है। ऊपर से भले कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन सब भी नीचे जहाज जो इतने वो शिप्स होते हैं उनका इस टाइप का डायग्राम होता है नीचे से ऐसा, है ना। तो इसीलिए होता है क्या होता है, उनका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, उन पर जो फोर्स लगता है वो ज्यादा लगता है। तो इट इज यूज टू डिजाइन शिप्स एंड सबमरीन। सबमरीन देखा होगा आपने, सबमरीन जो होते ऊपर भी चलती हैं और नीचे भी चलती हैं, शिप्स एंड सबमरीन,
है ना। सबमरीन का आपने देखा होगा, सबमरीन जो होती है नॉर्मली तो वाटर के अंदर ही चलती है, बट कभी कभी वो ऊपर भी आ जाती है, ऊपर भी आ जाती है, नीचे भी चली जाती है, तो वो उनका भी इसमें यूज करते हैं, है ना। और शिप्स कभी भी नीचे नहीं आते, शिप्स अगर नीचे गए मतलब वो सिंक हो गया, वो तो गया, निपट गया, है ना। सबमरीन नीचे भी चलती है, बीच में भी नीचे नहीं चलती, एकदम नीचे नहीं आती, बीच में चलेंगी या फिर ऊपर चलेंगी, है ना। या तो वाटर सरफेस के ऊपर चलेंगे या वाटर सरफेस के बीचों बीच चलेंगे, ऐसा नहीं कि नीचे चली गई एकदम रुक गई वहां पर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है, ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा हो गया लैक्टोमीटर्स। दूसरा जिसका एप्लीकेशन है वो होता है लैक्टोमीटर, जिससे हम जो मिल्क होता है ना उसकी प्योरिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया यूज, इट इज यूज, अगर एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हो इट इज यूज टू मेक, टू डिजाइन लिख लो, टू डिजाइन, DSIGN, डिजाइन लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टोमीटर, जो क्या करता है दूध का जो दूध मतलब दूध में कितना वाटर है, कितना ओरिजिनल दूध है, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है लैक्टोमीटर। आपने देखा होगा आपके जो आसपास जो डेयरीज होती है वहां पे इसका यूज करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना। अब लास्ट जो यूनिट है, लास्ट जो आपका टॉपिक है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। और लास्ट इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें ये जो हमने दिया था आयरन बार और मेटल बार, इसमें एक डूब रहा था एक नहीं डूब रहा था, तो वो रिलेटिव डेंसिटी वजह से डूबता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसका, और अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी, तो ऐसे लिखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, ओह नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के एस्पेक्ट में मतलब जो भी डेंसिटी होगी सब्सटेंस की, उसका रेशियो लेना है टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे मतलब वाटर की डेंसिटी आएगी, ऊपर जो आएगी सब्सटेंस की डेंसिटी आएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया अपना, रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन में आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन में आ गया डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अभी देखो ये ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, दोनों साइड डेंसिटी आ रहा है ना, इसका मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, यूनिट लेस। तो आप लिखोगे इट इज मींस जो रिलेटिव डेंसिटी है इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है उससे डेंसिटी की यूनिट कट जाएगी, तो वो आंसर नहीं आएगा। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो वो तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास किलोग्राम और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी की ऐसा यूनिट। और ये ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, इसलिए वो कट जाएगा और ये आ जाएगा यूनिट लेस। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर था वो आज की डेट में कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट अगली इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो न्यूमेरिकल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स होंगे या बताने लायक क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में होंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।